नमस्कार, मैं मुन्नी सोकर, लेक्चरर, टाटा कॉलेज, चाईबासा, दर्शन शास्त्र विभाग। आज का विषय है प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र अर्थात सिंबॉलिक लॉजिक। यह प्रस्तुति कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन की स्थिति में टाटा कॉलेज चाईबासा के 5th सेमेस्टर दर्शन शास्त्र विषय के विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक उद्देश्य से प्रस्तुत है। तो चलिए हम प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र अर्थात सिंबॉलिक लॉजिक के बारे में संक्षिप्त परिचय प्राप्त करते हैं। सिंबॉलिक लॉजिक जानने के पहले थोड़ा तर्कशास्त्र अर्थात लॉजिक क्या है यह जानते हैं। तर्कशास्त्र में उन नियमों तथा प्रणालियों का अध्ययन किया जाता है जिसके प्रयोग से शुद्ध और अशुद्ध युक्तियों में भेद किया जा सके। तर्कशास्त्र का संबंध तर्क की क्रिया से नहीं है, अपितु तर्क क्रिया के द्वारा निकाले गए परिणामों की शुद्धता से है। प्रदत्त आधार वाक्यों से जिस निष्कर्ष की स्थापना की जाती है वह सही एवं शुद्ध रूप से नियमित हुआ है या नहीं, यह देखना इसका प्रमुख कार्य है। यदि हुआ है तो उसे शुद्ध तर्क के रूप में स्वीकार किया जाएगा। तर्कशास्त्र का उद्देश्य युक्तियों के माध्यम से सत्य को प्राप्त करना है। सत्य उसे कहते हैं जहां दो विचारों के बीच परस्पर व्याघात ना हो। जैसे बर्फ में गर्मी है। इस उदाहरण में हम देखते हैं दो विचार है। पहला है बर्फ का विचार, दूसरा गर्मी का विचार, परंतु यहाँ दोनों विचारों में विरोध है, अतः यह विचार असत्य है। लेकिन जब यह कहा जाता है कि आग में गर्मी है तो हम जानते हैं कि आग गर्म होता है, अर्थात आग और गर्मी इन दोनों विचारों में विरोध नहीं है, तब यह विचार सत्य कहा जाएगा। तर्कशास्त्र में सत्य के दो भेद माने जाते हैं, आकारिक सत्य और वास्तविक सत्य। आकारिक सत्य अर्थात फॉर्मल ट्रूथ, इस प्रकार के सत्य का अस्तित्व केवल विचारों में अथवा मानसिक प्रदेश में होता है। जो विचार व्याघात रहित होता है उसमें आकारिक सत्य पाया जाता है। ऐसे सत्य विचारों के बीच सामंजस्य पाया जाता है। इसके लिए यह अनिवार्य नहीं है कि विचारों के बाह्य विश्व में कोई पदार्थ अस्तित्ववान हो ही। जैसे स्वर्ण मृग, बाह्य जगत में स्वर्ण मृग का विचार विरोधी है, क्योंकि स्वर्ण रूपी मृग बाह्य जगत में नहीं पाया जाता है। फिर भी मानसिक क्षेत्र में इसे विरोधी नहीं माना जाएगा, क्योंकि आकारिक सत्य सदैव तार्किक नियमों के अनुरूप होता है एवं विचार में आत्मव्याघात रहित होता है। वास्तविक सत्यता मानसिक विचारों के अनुरूप बाह्य विश्व में सामंजस्य होने पर ही वास्तविक सत्यता पाई जाती है। जैसे गुलाब लाल है का विचार में वास्तविक जगत में भी हम पाते हैं कि गुलाब वास्तव में लाल है। वास्तविक सत्यता आत्मव्याघाती नहीं होती है। इस सत्यता की प्राप्ति आगमन विधि द्वारा की जाती है। निगमन विधि और आगमन विधि सत्यता की प्राप्ति के लिए दो विधियां हैं। निगमन विधि के लिए कुछ नियम, रूढ़ियां तथा पद्धतियां होती है जिनके अनुरूप हमारे मानसिक विचार होते हैं, उन्हें सत्य माना जाता है। इसमें कुछ आधार वाक्य माने जाते हैं और उनके आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। इसमें हम सब से कुछ की ओर जाते हैं। इसका निष्कर्ष सामान्य वाक्य होता है। जैसे सभी मनुष्य मरणशील है, राम मनुष्य है अतः राम मरणशील है। आगमन विधि में कुछ उदाहरणों के आधार पर सामान्य निष्कर्ष निकाला जाता है जो सर्वव्यापी होता है। जैसे कुछ विशेष उदाहरण, राम, श्याम, मोहन, सोहन, कुछ लोगों को मरते देखकर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि सभी मनुष्य मरणशील है, अर्थात हम यहाँ कुछ से सब की ओर जाते हैं। आगमन विधि और निगमन विधि में आगमन विधि का जो निष्कर्ष होता है वो आगमन विधि का आधार होता है
और आगमन विधि का जो निष्कर्ष होता है वह निगमन विधि का आधार होता है। अर्थात ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। इस तरह इसमें जो हम सामान्य वाक्य की रचना करते हैं, जो सामान्य नियम बनाते हैं, वो वाक्य के रूप में होता है, जिसे तर्क शास्त्र में तर्क वाक्य कहा जाता है। तर्क वाक्य क्या है? तो तर्क वाक्य व्याकरण के ही वाक्य होते हैं, लेकिन तर्क वाक्य अनुमान के आधार हैं। भाषा में अभिव्यक्त निर्णय को तर्क वाक्य कहते हैं। निर्णय या तो सत्य होते हैं या असत्य। निर्णय की संरचना प्रत्ययों से की जाती है, जो अनुमान की इकाई है। प्रत्येक तर्क वाक्य के विश्लेषण से हम पाते हैं कि इसमें एक उद्देश्य, एक विधेय एवं संयोजक होता है। संयोजक जो कि उद्देश्य एवं विधेय के बीच संबंध स्थापित करता है। इस तरह से तर्क वाक्य में एक उद्देश्य, एक विधेय और संयोजक जो कि वाक्य को रूप को बताता है। लेकिन साधारण वाक्य या व्याकरण के वाक्य और तर्क वाक्य के बीच में अंतर है। साधारण वाक्य या व्याकरण के वाक्य का संबंध भूत, भविष्य तथा वर्तमान से होता है। इसके दो अंग होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। इसमें भावना संवेग की अभिव्यक्ति होती है। इसका संबंध शुद्धता एवं अशुद्धता से के प्रश्न से है। इसका क्षेत्र विस्तृत होता है। इसके अनेक रूप होते हैं, प्रश्नात्मक, आज्ञासूचक तथा विस्मयादि बोधक आदि। साधारण वाक्यों का वर्गीकरण अनेक भागों में किया जाता है, लेकिन तर्कशास्त्र में जो तर्क वाक्य होता है वो साधारण वाक्य के ही वाक्य होते हैं, परंतु इसका संबंध वर्तमान काल से होता है। इसके तीन अंग होते हैं, उद्देश्य, विधेय तथा संयोजक। तर्क वाक्य के संदर्भ में शुद्धता, अशुद्धता के साथ अस्पष्टता का भी प्रश्न उठता है। इसका क्षेत्र छोटा होता है व्याकरण के वाक्य बनिस्पत। तर्क वाक्यों का वर्गीकरण केवल 4 भागों में ही होता है, जिसे हम बाद में इसे जानेंगे। लेकिन अब प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र क्या है? तो प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र का ही संक्षिप्त रूप है। किसी भी तथ्य को व्यक्त करने का माध्यम भाषा है। किसी भाषा में व्यक्त किसी तथ्य का प्रसंगानुसार ठीक ठीक अर्थ लगा लेना कठिन होता है, क्योंकि किसी भी शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। कभी वाक्यों के बनावट के कारण, कभी कहावतों और मुहावरों के प्रयोग के कारण, कभी शब्दों के अनेकार्थता के कारण जो अर्थ होना चाहिए वह अर्थ नहीं लग पाता है। भाषा की दुरूहता को शुद्ध करना तर्कशास्त्र का लक्ष्य नहीं है, पर जब तक भाषा शुद्ध नहीं हो जाती तब तक युक्तियों की वैधता या अवैधता की समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। भाषा की इस कठिनाई से बचने के लिए बहुत से विद्वानों ने अपने तकनीकी शब्दकोश विकसित किए हैं। रसायन शास्त्र में, भौतिक विज्ञान में, गणित में अपने प्रतीकों का प्रयोग होता है। इसी प्रकार भाषा की दुरूहता से बचने के लिए तर्कशास्त्र में तर्क वाक्यों या उनके संबंधों के लिए प्रतीकों का प्रयोग होता है, जिससे समय और स्थान दोनों की बचत होती है। धन्यवाद।